ऐसे स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 6 और चैप्टर जो है वो है शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 6 में जो है हमें क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, मैं शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के चैप्टर पर भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और एक्सरसाइज नंबर 5 तक भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको क्वेश्चन आंसर को समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, तो वीडियो जो है वो ज़रूर देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस चैनल का लिंक उन बच्चों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जो ऑलरेडी 9 में है, ताकि उनकी भी तैयारी हो सके। तो चले शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। तो स्टूडेंट पहला जो सवाल है हमारे पास वो ये है कि हाउ वॉज इंफॉर्मेशन अबाउट शाह लतीफ़ अर्ली लाइफ कलेक्टेड, वाई वॉज इट कलेक्टेड इन दिस मैनर। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि कैसे शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की जो ज़िंदगी है यानी जो शुरुआती ज़िंदगी थी उसके बारे में मालूमात जमा की गई और वो इस तरीके से क्यों जमा की गई, मतलब वो ज़ुबानी कलामी क्यों जमा की गई। तो चलें देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो स्टूडेंट पहले सवाल का जो आंसर है हमारे पास वो ये है कि इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ भिटाई वॉज मोस्टली कलेक्टेड फ्रॉम ओरल ट्रेडिशंस। पाकिस्तानी स्कॉलर मिर्ज़ा खलीज बेग प्लेड important role to collect information. It was collected at in this manner because at that time information was spread in this manner. लेकिन स्टूडेंट पहले सवाल में हमें कहा जा रहा था कि शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की जो शुरुआती ज़िंदगी के बारे में है इन्फॉर्मेशन कैसे जमा की गई और जो है वो इस तरीके से क्यों कलेक्ट की गई, मतलब वो ज़ुबानी कलामी क्यों कलेक्ट की गई। देखिए शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के बारे में जो इन्फॉर्मेशन जो वो कलेक्ट की गई है वो ज़ुबानी कलामी की गई है, यानी कुछ लोगों ने आगे उनके बारे में बातें बताई, फिर कुछ लोगों ने वो आगे बताई जो कि हमें किताब में लिख दी गई। तो ये कोई राइटन में कलेक्ट नहीं की गई थी, ये ज़ुबानी कलामी। और जो पाकिस्तानी स्कॉलर हैं मिर्ज़ा खलीज बेग, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, यानी बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया है इस इन्फॉर्मेशन को जमा करने में, क्योंकि इन्होंने ही ये इन्फॉर्मेशन जमा की है। इन्होंने जो है सिंधी लोगों से मिले जिनके बाप दादाओं ने शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई को देखा था उनकी ज़िंदगी में, तो उनके बारे में से ये जो है इन्फॉर्मेशन इन्होंने जमा की उनसे मिल कर, और जो है उन्होंने फिर एक किताब में इन सबको लिखा। और देखें इस तरीके से यूँ कलेक्ट की गई क्योंकि देखें पहले के ज़माने में जो है ज़्यादातर किताबें नहीं लिखी जाती थी, ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, तो इसी वजह से जो है जो भी इंफॉर्मेशन आगे पहुंचती थी वो ज़ुबानी कलामी पहुंचती थी और इसी तरह से लोग जानते थे। अभी जो आप इंफॉर्मेशन देखते हैं या अभी जो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है वो सब की सब जो है किताबों में लिखी हुई होती है, या तो ज़्यादातर जो है आलिम लोग आपको बताते हैं या टीचर्स बताते हैं। लेकिन पहले के दौर में जो इन्फॉर्मेशन आगे पहुँचाई जाती थी वो सिर्फ ज़ुबानी कलामी पहुँचाई जाती थी, क्योंकि उस टाइम पर किताबें इतनी ज़्यादा नहीं लिखी जाती थी, ना इंटरनेट था, ना कोई और दूसरे सोर्सेज थे, तो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जो है ज़ुबानी कलामी जाती थी। तो यही वजह है कि ये जो इन्फॉर्मेशन जो है इस तरीके से जमा की गई थी ओरल ट्रेडिशन की तरीके से, यानी ज़ुबानी कलामी। देखिए कुछ बातें किसी ने किसी को बताई और वो आगे पहुंच गई। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा और इसका जवाब भी समझ में आया होगा। तो अब अपना क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास वो ये है कि वाई इज़ शाह लतीफ़ कॉल्ड द सेंट ऑफ बिट। देखें ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार जो है हम पहले भी एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं कि शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई को जो है भिटाई क्यों कहा जाता था। तो चलें इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर क्या है। स्टूडेंट दूसरे जो क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर बी का जो हमारे पास आंसर है वो ये है कि इन 1742 शाह लतीफ़ लेफ्ट हिज home and went to live on a mount at some distance from his village. A mount of sand is called Bhit in Sindhi due to the fact he lived on this mount for the rest of his life. Shah Latif came to be known as the Saint of Bhit. देखिए स्टूडेंट इसमें कहा जा रहा है कि 1742 में जो है शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई ने जो है वो अपना घर छोड़ दिया था और वो जो थे वो माउंट पे रहने चले गए थे। देखिए माउंट को जो है उर्दू में टीला कहा जाता है और सिंधी में जो है भिट कहा जाता है, तो अदर लैंग्वेज में जो है माउंट के जो मायने होंगे वो अलग अलग होंगे। तो इसी तरह से माउंट के जो सिंधी में मायने हैं वो हैं भिट। तो शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई जो है वो भिट पे रहते थे और भिट पे रहते थे इसीलिए आपका नाम भिटाई पड़ गया। और जो देखें आप जो है भिट पर जो रहे हैं वो अपनी पूरी ज़िंदगी रहे हैं, यानी आप पूरी ज़िंदगी ही उस भिट पर रहे, और जब आपने डोमेस्टिक लाइफ छोड़ दी थी तो फिर आप डोमेस्टिक लाइफ के बाद उधर ही रहे थे, यानी जब आपने दुनियावी ज़िंदगी छोड़ दी और आप सिर्फ अल्लाह की तरफ चले गए तो आप जो थे वहीं माउंट पर रहे और आपने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा उस माउंट पे गुजारा, इसीलिए आपको भिटाई कहा जाता है। और भिटाई कहने की वजह ये भी है कि वो सिंधी में जो है माउंट को भिट कहा जाता है, तो इसलिए आप भिटाई कहलाए। और देखें शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई जो है वो काफ़ी मशहूर है इस नाम से, और ये जो है भिटाई आपके नाम का ही हिस्सा समझा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा
और ये जो भिट है वो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के गांव से थोड़ा ही दूर है, यानी जहां शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई अपनी दुनियावी ज़िंदगी गुजारा करते थे उस गांव से जो है वो थोड़ा ही दूर है, तो इसीलिए आप वहां पर रहने गए थे। तो उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई गलती, क्यूरी या डिफ़िकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। अब अपना क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सी में जो हमसे पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है, वाई डिड शाह लतीफ़ नॉट मैरी अगेन आफ्टर हिज वाइफ डेड। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने दोबारा क्यों शादी नहीं की जब उनकी वाइफ का इंतकाल हो गया। तो चलें देख लेते हैं इसका जवाब क्या है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सी का जो हमारे पास आंसर है वो ये है कि इन 1730 द सूफी पोइट मैरिड विद बीबी साहिदा बेगम। हीज वाइफ डाई एट एन अर्ली एज बिफोर शी कुड हैव एनी चिल्ड्रन। हाउएवर शाह नेवर मैरिड अगेन। His heart turned more and more towards religion and devotion, and he felt restless. He found it difficult to live a normal domestic life. देखिए स्टूडेंट, हमसे इस सवाल में पूछा जा रहा है कि आपने शादी क्यों नहीं की दोबारा। देखिए, आपकी जो पहली शादी हुई थी वो 1713 में हुई थी और आपकी जो बेगम का नाम था वो बीबी साहिदा बेगम था और इनसे इनके कोई भी बच्चा नहीं था, यानी इनसे इनका कोई भी चाइल्ड नहीं था और ये बेऔलाद थे। तो इसी वजह से जो है इन्होंने दोबारा शादी नहीं की और बेबी साहिदा बेगम जो थी इनका इंतकाल भी जल्दी हो गया था। और आप जो थे वो डोमेस्टिक लाइफ ज़्यादा पसंद भी नहीं कर रहे थे, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है मज़हब की तरफ खिंच रहे थे, यानी रिलीजन की तरफ जा रहे थे और इबादत की तरफ जा रहे थे। तो इसीलिए जो है आपका दिल भी इस दुनिया में नहीं लग रहा था, इसी वजह से आपने दोबारा शादी भी नहीं की, क्योंकि आप जो है एक कॉमन लाइफ नहीं जीना चाहते थे, आप एक मजहबी ज़िंदगी जीना चाहते थे। तो यही वजह थी कि आपने जो है वो शादी दोबारा नहीं की और आप सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है एक माउंट पे रहने चले गए। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई गलती, क्यूरी या डिफ़िकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर डी जो है हमारे पास वो ये है कि वाई डिड पीपल बिकम शाह लतीफ़ फॉलोअर्स। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि क्यों लोग जो है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के चाहने वाले बन रहे थे या उनके मुरीद बन रहे थे। तो ऐसी उनमें क्या वजह थी। तो चलें इसका जवाब देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, इसका जो आंसर है वो ये है कि लतीफ़ लव्स ऑफ गॉड ग्रू मोर एंड मोर टू द एक्सटेंट दैट ही फाउंड प्लेजर ओनली इन डिवोशन। एज अ रिजल्ट सो मच पीपल बिगेन टू बी अट्रैक्ट toward him. Anyone who came to him was strongly impressed by his gentle way, and his follower increased day by day. देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का जो अल्लाह के लिए प्यार था, यानी जो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की इबादत थी वो दिन बर दिन बढ़ती जा रही थी। वो बहुत ज़्यादा अल्लाह की तरफ खिंचते जा रहे थे और बहुत ज़्यादा अल्लाह की इबादत करते जा रहे थे। और जब भी कोई उनके पास आता और उन्हें ये इबादत करते हुए देखता और उनकी बातें सुनता तो वो बहुत ज़्यादा उनसे इम्प्रेस होता, यानी मुतासिर होता और उसे इतना अच्छा लगता कि वो आपका जो है मुरीद बन जाता, आपका चाहने वाला बन जाता। देखिए, अगर आपने भी किसी दीनदार बंदे को सुना हो जो कि अल्लाह ताला की बताई हुई बातें बताता हो, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातें बताता हो, तो आप उसकी तरफ खिंचने लग जाते हैं। आप चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसे सुने, उसको जानें और अल्लाह ताला के बारे में और ज़्यादा चीज़ें उससे समझें और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसों को, सुन्नत को जानें। तो इसी तरह से शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई भी जब अल्लाह ताला की बातें बताते थे और इबादत करते थे तो लोग जो थे उनकी तरफ बहुत ज़्यादा खिंचते थे। और ये अल्लाह ताला ने एक चीज़ रखी है कि जो भी कोई अल्लाह ताला की बातें बताता है या जो कोई दीन की बात बताता है तो लोग उसकी तरफ खिंचते हैं, क्योंकि इस्लाम का पैगाम जो है वो अमन का पैगाम है और ये जो है इंसान को सुकून पहुंचाता है। तो जब भी कोई ये बातें इंसान को बताता है तो दूसरा इंसान उसको पसंद करने लगता है कि ये अल्लाह ताला की बातें बताता है, यानी एक नेक इंसान है। तो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई भी एक नेक इंसान थे, अल्लाह ताला की बातें करते थे, अल्लाह ताला की बातें बताते थे। तो इसीलिए जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनकी तरफ खिंच रहे थे और ज़्यादा से ज़्यादा उनके मुरीद बन रहे थे। तो यही वजह थी उनके मुरीद बनने की लोगों के। और जब आपका इंतकाल हो गया तो आपका जो है वहाँ मज़ार बनाया गया जहाँ आपकी कब्र थी और जो फिर फॉलोअर्स जो थे आपके, जो चाहने वाले थे, वहाँ हर साल आने लगे और उनकी तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती ही जा रही है। और इतनी ज़्यादा तादाद में लोग आते हैं उनके उर्स पे कि देखकर अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि कितनी तादाद है गैदरिंग की। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर ई जो है हमारे पास वो ये है कि व्हाट डज शाह लतीफ़ पोइट्री एंड वर्क टेल अस अबाउट हिज नॉलेज एंड स्किल्स। देखो स्टूडेंट, इसमें पूछा जा रहा है कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का काम और वर्क हमें कैसे बताता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज थी और उनके पास स्किल्स थी। यानी उनका जो हम काम पढ़ते हैं, यानी उनके हम जो काम देखते हैं और उनकी जो पोइट्री पढ़ते हैं, तो उससे हमें ये बात कैसे पता चलती है कि उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, जबकि वो एक सेल्फ एजुकेटेड पर्सन थे। तो चलें देख लेते हैं इसका आंसर क्या है।
Shah Latif's poetry and work tell us that he had lots of knowledge about Quran and Hadith, which reference get us from Shah जो रिसालो ही हैड स्किल ऑफ म्यूजिशियन। इसमें जो हमें बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की जो पोइट्री है और काम जो है हमें बताता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। देखें, जब किसी के पास नॉलेज होगी जब ही वो पोइट्री लिख सकता है। देखें, एक आम आदमी जो है वो पोइट्री नहीं लिख सकता है। अगर कोई इंसान अच्छा उर्दू पढ़ सकता है, अच्छी उर्दू लिख भी सकता है और दूसरी लैंग्वेज भी अच्छी जानता है, लेकिन फिर भी वो पोइट्री इतनी आसानी से नहीं लिख सकता। पोइट्री लिखने के लिए एक स्किल्स चाहिए, एक हुनर चाहिए जो हर किसी के पास नहीं होता। लेकिन शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के पास ये हुनर था। और मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताता चलूँ कि शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई सेल्फ एजुकेटेड थे, यानी ख़ुद से ज़्यादातर तालीम हासिल की थी, फिर भी आप इतनी अच्छी पोइट्री लिख लेते थे। और जो आपका रिसाला है शाह जो रिसालो जिसको हम पढ़ते हैं, उससे भी हमें पता चलता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज थी और आपने जो है कुरान के मुतालिक भी लिखा है और आपने जो है हदीस के ऊपर भी काम किया है। तो इन चीज़ों को भी जब हम पढ़ते हैं, आपने जो कुरान के मुतालिक काम किया, जो हदीस के मुतालिक काम किया है, तो इससे भी हमें पता चलता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। और देखें, आपके पास जो एक स्किल्स थी वो क्या थी? म्यूज़िक, यानी आप म्यूज़िक को भी जानते थे, इसीलिए आपने एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया जिसका नाम तंबूरा है। तो अगर किसी के पास स्किल ना हो तो वो कुछ कर नहीं सकता है, या हुनर ना हो तो कुछ काम इतनी अच्छी तरीके से कर नहीं सकता है। देखिए, आपके पास हुनर था, इसीलिए आपने एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया। तो आपने जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया उसको तंबूरो कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल का जवाब आपको समझ में आ गया होगा। अब अपना अगला सवाल देख लेते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर ई जो है वो हमारे पास ये है कि नेम द प्लेसेस इन द टेक्स्ट मेंशन्ड इन शाह लतीफ़ पोएट्री। व्हाई डू यू थिंक दिस प्लेसेस हैव मेंशन्ड बाय हिम? देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि जो शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की पोइट्री से जो हमें एक टेक्स्ट दिया था उसमें जो है मुख्तलिफ़ शहरों के नाम लिखे हुए थे, तो वो क्यों दिए गए, यानी वो शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई ने इन शहरों के नाम क्यों मेंशन किए, ऐसी क्या वजह थी? तो चलें देख लेते हैं अपने इस सवाल के जवाब को। स्टूडेंट, इस सवाल का जो जवाब है हमारे पास वो ये है कि लॉट्स ऑफ प्लेसेस मेंशन इन शाह लतीफ़ पोएट्री विच आर गिवन बिलो: इस्तांबुल, समरकंद, रोम, चाइना, सिंध, काबुल एंड कंदहार, दिल्ली, दक्कन। आई थिंक दैट दे आर नेबरिंग रीजन, दैट इज़ वाई ही मैंशनड दैट ही ऑल्सो मैंशन डिस्टेंट सिटीज़। ठीक है स्टूडेंट, हमसे जो सवाल किया था वो ये किया गया था कि शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई ने जो है अपनी पोइट्री में जो है जो नाम मेंशन किए हैं वो क्यों किए हैं, और हमें क्या लगता है क्यों किए होंगे। देखिए, शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई ने जो अपनी पोइट्री में जो नाम मेंशन किए हैं उसमें इस्तांबुल जो है तुर्की का एक शहर है इस्तांबुल, और समरकंद और रोम का नाम शामिल किया है। चाइना को तो हर कोई जानता है, नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान का। और काबुल एंड कंदहार, काबुल और कंदहार जो है वो अफ़गानिस्तान में है, और अफ़गानिस्तान भी नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान का। और साथ ही साथ अफ़गानिस्तान वो जगह है जहाँ से शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के एंसेस्टर जो है माइग्रेट कर आए थे। और दिल्ली और डेक्कन ये जो है हमारे पास इंडिया में है। और इन नामों को जो मेंशन करने की वजह थी वो ये थी कि ये जो है नेबरिंग रीजन है, यानी हमसाया ममालिक है, हमसाया ममालिक की जगह थी, तो ये करीब थी, तो इसीलिए जो है शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई ने इन्हें मेंशन किया। क्योंकि शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई जो है सिंध के साथ साथ दूसरी जगहों पर भी बात किया करते थे। क्योंकि शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई काफ़ी नॉलेज रखते थे इन चीज़ों के बारे में, जब भी वो इन चीज़ों को जानते थे तो इसलिए इनका जिक्र जो है अपनी पोइट्री में किया करते थे। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये नाम कहाँ से लिए गए, तो आप एक्सपेक्ट नंबर 7 में जो पोइट्री दी हुई है शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की वो पढ़ सकते हैं, जिसमें नेविगेशन यानी जहाज़ के चलाने के बारे में बताया गया है, तो जिससे आप ये नाम देख सकते हैं। और इन नामों को जो है मेंशन करने की ये वजह थी क्योंकि ये हमसाया ममालिक में मौजूद हैं ये जगहें, तो इसीलिए इन्हें मेंशन किया गया। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आप अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जी जो है हमारे पास वो ये है कि वाई इज़ शाह लतीफ़ की मैसेज इन हिज वर्सेस एक्सेप्टेबल टू एवरीवन? देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि क्यों शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई का जो बुनियादी मैसेज है जो उनकी नज़मों में मौजूद है वो हर किसी के लिए काबिल कबूल है, यानी हर कोई उसे कबूल कर लेता है, हर कोई इस पर अमल कर लेता है। ऐसी क्या वजह है? तो चलें देख लेते हैं इसकी क्या वजह है। स्टूडेंट, इसका जो जवाब है हमारे पास वो ये है कि शाह लतीफ़ की मैसेज इन हिज वर्सेस एक्सेप्टेबल टू एवरीवन बिकॉज द थिंग विच आर मेंशन्ड इन हिज मैसेज आर इंक्लूडेड इन ह्यूमन नेचर। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई का जो बुनियादी मैसेज है जो उनकी पोएम से मिलता है वो हर किसी के लिए काबिल कबूल है। उसकी जो वजह है वो ये है कि ये इंसान की फितरत में पाया जाता है। देखिए,
इंसान की फितरत में है कि वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करे, यानी वो अल्लाह ताला की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये बात सच है कि वो शैतान के बहकावे में आके कुछ गुनाह करता है, लेकिन वो जो है अल्लाह ताला की तरफ खिंचता रहता है और अल्लाह ताला से मोहब्बत रखता है और अल्लाह को ही अपना रब मानता है और अल्लाह को ही वो ताकत मानता है जिसकी इबादत की जाए और अल्लाह के सिवा किसी की वो इबादत नहीं करता। और वो अपने दिल में जो है अल्लाह को अपना रब मानते हैं और अल्लाह को ही वो ताकत मानते हैं जिसकी इबादत की जाए। तो ये इंसान के नेचर में है। और जो शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई का जो मैसेज था वो मैसेज था कि अल्लाह की इबादत की जाए, यानी अल्लाह को ही रब माना जाए और इंसानियत से मोहब्बत की जाए। तो इनका जो मैसेज ऐसा था कि हर इंसान की फितरत में मौजूद होता है, तो हर कोई जो है इस मैसेज को कबूल करता है और हर कोई इस पर अमल करता है। तो ये सवाल जो था थोड़ा डिफ़िकल्ट था कि इसमें ये पूछा जा रहा था कि क्यों जो है लोग शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के मैसेज को अपनाएं या अमल करें। तो शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के मैसेज को इसीलिए अपनाना चाहिए क्योंकि ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि हम अल्लाह को रब माने और अल्लाह की ही इबादत करें। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला सवाल जो है आपको समझ में आया होगा। अब अपना अगला सवाल देख लेते हैं। अगले सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है। कैन वी पुट हिज मैसेज इनटू प्रैक्टिस इन टुडेज़ वर्ल्ड? इफ़ येस हाउ, इफ़ नो व्हाई नॉट? देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि क्या हम शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई का जो मैसेज है उस पर अमल कर सकते हैं आज के वक्तों में। अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते। तो चलिए देख लेते हैं इसका क्या जवाब है। स्टूडेंट, इसका जो आंसर है हमारे पास वो ये है कि येस, हिज मैसेज कैन बी प्रैक्टिस इन टुडेज़ वर्ल्ड बिकॉज हिज मैसेज इज़ लव फ्रॉम अल्लाह एंड मैन काइंड, बिकॉज वी कैन एक्ट ईजीली ऑन इट्स विदाउट एनी ट्रबल। देखें स्टूडेंट, इस सवाल में हमसे पूछा जा रहा था कि शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई का जो मैसेज था उस पर हम आज की दुनिया में अमल कर सकते हैं। देखिए, उनका जो मैसेज था वो अल्लाह से मोहब्बत थी, यानी वो अल्लाह से मोहब्बत करने का कहते थे, इंसानियत से मोहब्बत करने का कहते थे। और इंसानियत और अल्लाह से मोहब्बत करने का दर्स तो हर दौर में दिया जाता है। तो अगर उन्होंने बात जो है वो लेट 70s में कही है, लेकिन फिर भी उनकी मैसेजेस पे अमल किया जाएगा, क्योंकि अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए और अल्लाह को ही अपना रब मानना चाहिए और उसी की इबादत करनी चाहिए, और इंसानियत से भी मोहब्बत करनी चाहिए। अगर हम इंसानियत से मोहब्बत नहीं करेंगे तो अल्लाह भी हमसे राज़ी नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो है इंसानों के हुकूक मुकर्रर कर दिए हैं जिसे पूरा करना ज़रूरी है। अगर हम इंसानियत से मोहब्बत करेंगे, यानी इंसानों से मोहब्बत करेंगे और उनके हुकूक पूरे करेंगे, तभी जो है अल्लाह ताला हमसे राज़ी होगा। और ये जो पैगाम है इनका हर दौर में इस पर हम अमल कर सकते हैं, चाहे वो 2020 हो, 2050 हो, चाहे कोई सा भी ईयर हो या कोई सा भी सदी हो, इस पैगाम पर अमल किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई गलती, क्यूरी या डिफ़िकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। तो इसी वीडियो में जो है हम एक्सरसाइज नंबर 7 भी देख लेते हैं, उसमें हमसे क्या कहा जा रहा है। स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 7 जो हमारे पास वो ये है कि वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 6 एंड प्रिपेयर क्वेश्चंस फ्रॉम कंडक्टिंग एन इंटरव्यू ऑफ स्कॉलर्स हु हैव स्टडी शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई हिज लाइफ एंड हिज पोइट्री। और स्टूडेंट, दूसरे हिस्से में हमसे कहा जा रहा है कि प्रिपेयर अ रोल प्ले इन विच वन मेंबर ऑफ अ ग्रुप बिकम्स एन एंकर पर्सन वाइल द रिमेनिंग मेंबर्स बिकम स्कॉलर्स इन अ टीवी टॉक शो। लेकिन स्टूडेंट, पहले से में जो है आपसे कहा जा रहा है कि आप ये काम जो है 6-6 के ग्रुप में करेंगे, यानी आपका टीचर जो है आपको 6-6 के ग्रुप में तकसीम करेगा और आप जो है चंद क्वेश्चन लिखेंगे शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की लाइफ के बारे में, और फिर इन क्वेश्चंस को जो है आप किसी स्कॉलर्स के पास लेके जाएंगे जो कि शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की पोइट्री को जानता हो और लाइफ को जानता हो, और फिर वो स्कॉलर जो है आपको इस क्वेश्चंस के जवाब देगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के बारे में जान सकें। और ये जो आप करेंगे वो 6-6 के ग्रुप में करेंगे, और देखिए क्वेश्चन जो है आप खुद प्रिपेयर करेंगे, यानी जो बातें आपको जाननी है आप उस मुताल्लिक क्वेश्चन लिखेंगे और किसी स्कॉलर से जाके पूछेंगे। ये इसीलिए करवाया जा रहा है ताकि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के बारे में जान सकें और वो बातें भी जान सकें जो इस बुक में नहीं दी हुई हैं। तो अगर आप किसी और के पास जाएंगे जिसने शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की डायरेक्ट जो है पोइट्री पढ़ी होगी और डायरेक्ट उनके बारे में जाना होगा, तो आपको वो ज़्यादा अच्छी तरीके से और ज़्यादा बातें बता सकेगा। तो क्वेश्चन आप खुद प्रिपेयर करेंगे, 5 से 6 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए हर एक बच्चा, ताकि जो है आप सवालात कर सकें स्कॉलर से। और दूसरे समय कहा जा रहा है कि एक रोल प्ले करना है, यानी एक ड्रामा करना है जिसमें जो है एक जो है 6 में से एक बच्चा जो है वो एंकर पर्सन बनेगा। यानी अगर आप टीवी देखते हैं तो आपने देखा होगा कि एक एंकर पर्सन होता है और उसके पास 4-5 लोग बैठे हुए होते हैं जो उससे सवालात के जवाबात दे रहे होते हैं। तो जो एंकर होगा वो सवालात
पूछेगा, जैसे टीवी टॉक शो में होता है एंकर जो है वो सवालात पूछेगा और बाकी 6 जो होंगे, बाकी जो 5 बच्चे होंगे वो जवाबात देंगे। और आप बिल्कुल ऐसे करेंगे जैसे कैमरे के सामने बैठे हुए हैं और टीवी पर आप बैठे हुए हैं। तो एंकर जो है वो आपके सामने बैठेगा और बाकी जो है आप लोग 5-6 तरफ बैठेंगे और हर किसी की मुख्तलिफ राय होगी। तो फिर जो है आप और ज़्यादा अच्छी तरीके से जान सकेंगे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के बारे में। और अगर आपको फिर भी देखना है कि ये रोल प्ले कैसे होगा, तो आप टीवी किसी भी टॉक शो देख लीजिए जो रात में आ रहे होते हैं। तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि एंकर कौन होते हैं, एंकर पर्सन कौन होते हैं जो सवालात करते हैं एंकर पर्सन, और बाकी जो बनेंगे वो टीवी टॉक शो के मेंबर बनेंगे, जैसे मुख्तलिफ लोग बिठाए हुए होते हैं मुख्तलिफ पार्टी से। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो रोल प्ले अगर आप करें या ना करें वो आपके स्कूल पे डिपेंड करता है, लेकिन क्वेश्चन आप ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। जो आपको शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के बारे में समझ ना आया हो वो भी क्वेश्चन बना लीजिएगा जो कि बुक से रिलेट करते हो, और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी बना लीजिएगा जो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की ज़िंदगी के बारे में हो। जैसे इसमें ये नहीं बताया गया कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की कितनी उम्र थी, तो आप ये क्वेश्चन भी एक बना सकते हैं कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की कितनी उम्र थी। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ जो है क्वेश्चन बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई गलती, क्यूरी या डिफ़िकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। और आखिर में आपको मैं कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो का लिंक बच्चों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जो 9 में है, ताकि उनके भी जो है अच्छी से अच्छी 9 की तैयारी हो सके। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।